मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता, लेकिन एक दिन उसकी करतूतों को देखकर हैरान रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी भी मेरे होते हुए ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। अंजू ने शादी की रात मुझसे वादा किया था कि मैं आपके परिवार का बहुत ख्याल रखूंगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि इस ख्याल रखने वाली बात के पीछे कौन सा मतलब छुपा है। मुझे आज भी याद है वो शादी की तारीख, जिस दिन अंजू को उसके मायके से विदा कर मेरे घर ले आया था। वो कमरे में शादी का जोड़ा पहने बैठी मेरे आने का इंतजार कर रही थी। अंजू लाल रंग के जोड़े में इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी इस लड़की से शादी हो चुकी है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गया और उसे अपने बाहों में भरकर मोहब्बत की बातें करने लगा। मैंने यह भी कह दिया था कि आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी, क्योंकि मेरी माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। अंजू ने अगले दिन ही घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया था और साथ में मुझे भी कुछ वक्त देती। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सारा दिन वो पापा की देखभाल करती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। पापा ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे। अंजू ने शादी के कुछ ही दिनों बाद सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। मैं घर में अकेला कमाने वाला था, क्योंकि मेरा कोई दूसरा भाई भी नहीं था और पापा अपनी बीमारी के चलते कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। कमाना तो दूर की बात थी, मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मैं जब काम से घर वापस आता तो मेरी बीवी पापा की देखभाल में जुटी होती। अंजू का पापा के लिए इतना प्यार देखकर मैं सोचता रहता कि कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ जो मुझे अंजू जैसी बीवी मिली है। मैं अंजू की हर एक चीज का ख्याल रखता, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। वक्त बीतने के साथ साथ मैं अंजू से बेपनाह मोहब्बत करने लगा, एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। अंजू के आने से घर में चारों तरफ खुशियाँ थी। एक दिन पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पापा ने बताया कि उनके कंधों में जोरों से दर्द रहने लगा है। मैं पापा को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा इन्हें आराम के साथ साथ कंधों की मालिश की जरूरत है। डॉक्टर ने मालिश के साथ कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा कि मालिश करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैंने घर आकर अंजू से कहा कि मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए पापा के कंधों की मालिश हर रोज तुम्हें ही करनी होगी। इस बात को सुनकर अंजू ने जो मुझसे कहा वह सुनकर तो मैं बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, वो मेरे भी तो पापा है, मैं मालिश करने में कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैंने अंजू को प्यार से गले लगाया और अपने काम पर चला गया। अब अंजू रोज सुबह जल्दी उठने लगी। सबसे पहले मेरे लिए टिफिन पैक करती और मुझे काम पर भेज देती। मेरे काम पर चले जाने के बाद अंजू पापा के पास जाकर उनके कंधों की मालिश कर देती थी। मैं रात को अपने काम से वापस आकर पहले पापा के कमरे में उनसे मिलने जाता तो मेरे पापा मुझे बहुत खुशी से कहते कि बहू हर रोज मेरी अच्छे से मालिश करती है। पापा के मुंह से अंजू की तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस घर में एक चीज की कमी थी, हमारी शादी को 1 साल होने को था और अभी तक औलाद की खुशी नहीं मिल रही थी। जब इस बारे में मैंने डॉक्टर से कुछ मशवरा लिया तो उसने कहा कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ कि अगर कोई कमी नहीं है तो हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं होता। मैं इस बात को लेकर सारा दिन उदास रहता, मगर मुझे अजीब बात तो ये लगी कि अंजू इस बात से परेशान होने के बजाय सारा दिन मुस्कुराती रहती थी। फिर मैंने सोचा शायद अंजू ज्यादा सब्र वाली लड़की है, इसलिए वो परेशान नहीं होती होगी। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उस दिन काम पर जाने के बजाय मैंने घर पर रहना ठीक समझा। उस दिन मैं अपने कमरे में लेटा था। अंजू ने घर का सारा काम निपटा लिया और पापा की मालिश करने उनके कमरे में चली गई। कुछ देर मालिश करने के बाद अंजू कमरे से बाहर निकली और मुझसे आंखें चुराते हुए बाथरूम में चली गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। पहले तो मैंने सोचा शायद मालिश करने के बाद नहाने चली गई होगी, मगर मैं इससे पहले भी उसे इस तरह छुप कर जाती हुई देख चुका था। अब तो वह हर रोज मालिश करने के तुरंत बाद बाथरूम में चली जाती है और देर तक वहीं रहती है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मालिश में ऐसा क्या है जो अंजू कमरे से निकलते बाथरूम में चली जाती है। मेरे दिल में एक अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। एक दिन मेरे मामा की लड़की पापा से मिलने के लिए आई हुई थी और वह 2-3 दिन हमारे पास ही रहने का बोल रही थी। उसने भी अंजू की यही बात नोटिस की। पापा के कमरे में मालिश करने जाती है और बाहर निकलकर जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। अब तो अंजू पर मेरा शक और भी गहरा होने लगा। मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि कमरे के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाने के लिए अंजू सीधा बाथरूम में चली जाती है। अब तो मुझे हर हाल में जानना था कि मेरी बीवी कमरे में पापा के साथ ऐसा क्या करती है, क्योंकि अगर ये एक दिन की बात होती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। यही नहीं, मैंने एक दिन अंजू को छुपकर किसी से फोन पर बातें करते सुना।
उसके बात करने के तरीके से लग रहा था कि ये मायके की बजाय किसी गैर से कर रही है। मैं जल्दी से अंजू के पास गया और कहने लगा, अंजू मुझे भी माँ से कोई जरूरी बात करनी है, जरा फोन मुझे दो। यह सुनकर अंजू एकदम से चौंक उठी और कहने लगी, माँ किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने फोन रख दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। आजकल अंजू के बर्ताव में भी बदलाव दिखने लगा। अब तो मेरी बीवी का यह राज जानने के लिए मैं बेचैन था। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने अंजू से कहा कि आज मुझे अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है, इसलिए देर रात तक वापस आऊंगा। बल्कि मुझे किसी काम से बाहर नहीं जाना था, मैं छुप कर देखना चाहता था कि मेरी बीवी आखिर पापा के कमरे में करती क्या है। यह कहकर मैं घर से निकल गया और मेरे एक दोस्त के घर पर चला गया। जब रात हुई तो मैं जल्दी से घर आया और सबसे पहले अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर देखा कि मेरी बीवी तो यहाँ नहीं है। मैं समझ गया था कि अंजू पापा के कमरे में चली गई। आहिस्ता आहिस्ता पापा के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं नहीं जानता था कि यह सब करके मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मेरी बीवी का ये राज भी तो जानना था। जब मैंने दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो कमरे के अंदर का माहौल देखकर तो एकदम से दंग रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं जो समझ रहा था यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा कि मैं अपनी बीवी को गलत समझ बैठा था। अंजू पापा के कमरे में बैठी सर की मालिश कर रही थी और उसके बारे में जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे उसके बारे में इस तरह की बातें सोचने से पहले समझना चाहिए था कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी नीयत में कोई पाप नहीं था। खामखा अंजू पर झूठा शक कर रहा था। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद अंजू भी मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, आप कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। अंजू ने मेरी इस बात पर जो जवाब दिया वह सुनकर तो मैं फिर से सोच में पड़ गया। वो कहने लगी, मुझे मालूम था कि आप जल्दी आने वाले हो। आपके काम पर जाने के बाद मैंने ऑफिस में फोन लगाया था। फोन पर किसी सेक्रेटरी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब सी थी, इसलिए वो ऑफिस घर के लिए निकल चुके हैं। मेरे दिमाग में दोबारा से शक पनपने लगा कि शायद आज अंजू को पता था कि मैं काम से जल्दी घर आऊंगा, इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। मैंने जो आज देखा वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था। मैंने अब ठान लिया कि इस बात के पीछे की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। आखिर मेरी गैर मौजूदगी में ये दोनों कमरे में क्या करते हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। अब तो मुझे सच्चाई जानने के बाद ही सुकून मिलेगा। अगले दिन मैंने अंजू से कुछ कहने के बजाय सीधा अपने काम पर चला गया और शाम को वापस जल्दी घर आकर देखा तो अंजू कमरे में नहीं थी। मैं समझ चुका था कि वो पापा के कमरे में ही होगी। मैं इसी मौके की तलाश में था। बिना देर किए पापा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैं सोच रहा था कि मेरा शक कहीं गलत ना निकल जाए। मैं जैसे ही पापा के कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बीवी भी कुछ ऐसा कर सकती है जिसे मैं सच्चे दिल से मोहब्बत कर बैठा था, वही मुझे धोखा देगी। एक पल के लिए तो जैसे लगा कि मेरे पैरों में जान ही नहीं बची हो। कमरे में अंजू के साथ एक लड़का भी मौजूद है और अंजू मेरे पापा से किसी कागजात पर दस्तखत करवा रही थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से फंस चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजू मेरे साथ क्या करने वाली है। और पापा भी बिना सोचे समझे अंजू की बातों में आकर कागजात पर अपने दस्तखत कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत डर सा गया कि कहीं मेरी बीवी मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि मैं अंजू के बगैर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता था। और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अंजू उस लड़के से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ तो जा रही हूँ, कहीं मुझे बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ दोगे। वो लड़का कहने लगा, अंजू मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करो। इससे पहले के सारे दस्तखत करवा लेती। मैं जल्दी से अंदर गया और अंजू का हाथ पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम यह सब क्या कर रही हो? क्या मुझे धोखा देकर मेरी जायदाद लूटना चाहती हो? इतना सुनते ही अंजू के चेहरे का रंग उतर गया। उसने हैरानी से पूछा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने अंजू से कहा, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। वह एकदम से खामोश हो गई। मौका देखकर वह लड़का तो भाग निकला। मैंने अंजू को गुस्से से कहा, मुझे सच सच बताओ, वह लड़का कौन था और तुम दोनों मिलकर पापा के साथ क्या कर रहे? मेरी इस बात को सुनकर मंजू बहुत डर सी गई और कहने लगी, मैं उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों मिलकर शादी करने वाले थे। मैंने कहा, अगर उससे ही शादी करनी थी तो तुम अपने घर वालों को पहले ही बता देती, फिर मुझसे शादी क्यों की? अंजू रोते हुए कहने लगी, मैंने घर वालों से उस लड़के के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी जबरदस्ती आपसे शादी करवा दी। क्योंकि वह बहुत गरीब घर से था, इसलिए हमने मौका देखकर इन कागजात पर आपके पिताजी के दस्तखत लेकर यहाँ से भाग जाएंगे और एक दूसरे से भागकर शादी कर लेंगे। अंजू की इस बात को सुनकर मैं वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब मुझे भी समझ आने लगा कि शादी के दिन अंजू ने पापा का ख्याल रखने का वादा क्यों किया था। शायद उसे मालूम था
कि मेरी दौलत पापा के नाम पर है। वो पापा का ख्याल इसलिए रखती थी ताकि मौका देखकर उनको बेहोशी की दवा खिलाकर मेरी जायदाद को अपने नाम करवा सके। मुझे अब समझ आ गया था कि अंजू को बच्चा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अंजू मुझे ना चाहकर उस लड़के से मोहब्बत करती थी। इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसके कारण उसे यही रहना पड़े। अंजू ने दौलत के लालच में आकर अपना बसा बसाया घर पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। मैं ही बेवकूफ था जो उसकी झूठी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया। अगर आज मैं घर पर ना आता तो मेरा सब कुछ लूट कर यहाँ से चली जाती। अंजू मेरे सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रही थी, पर मैं इतना कुछ होने के बाद उसे माफ कैसे कर सकता था। उसने मेरा विश्वास तोड़ा था, मुझे धोखे में रखा था। मैं अंजू को दिल से चाहता था, उसने सड़क छापासी के लिए मुझे धोखा दिया। अब शायद अंजू को अपने किए का अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा। अंजू को उसके किए की सजा देने के लिए मैंने उससे तलाक ले लिया। उसके बाद औरत जात से मेरा विश्वास उठ गया। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा सारी जिंदगी अकेली कैसे गुजार सकता है, सब लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती, अभी भी वक्त है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। पापा के बहुत समझाने के बाद मैं भी दूसरी शादी के लिए मान गया और एक बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। मैं इस लड़की के साथ बहुत खुश हूँ। अंजू ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मुझसे कहती रही, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मगर मैं उस धोखेबाज लड़की की परछाई भी नहीं देखना चाहता था।